हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेमोरी ऑफ बायो। तो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे और पीरियोडिक टेबल के अलग अगले टॉपिक के क्रम में आता है एटॉमिक रेडियस। तो आज हम एटॉमिक रेडियस डिस्कस करेंगे। तो जैसा भी आपने पिछले क्लास में या छोटी क्लास में एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन पढ़ा होगा कि द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन पूरी तरह करेक्ट नहीं है अगर आप 11th-12th के हिसाब से देखें, क्योंकि मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी पोजीशन जो होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसकी पोजीशन डिफाइंड ही नहीं होती, वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता रहता है किसी न्यूक्लियस के अराउंड। तो जब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ही नहीं डिफाइंड है तो उसका एटॉमिक रेडियस आप कैसे निकाल सकते हैं। और दूसरी बात, किसी का एटॉमिक रेडियस निकालने के लिए आपको एटम आइसोलेट करना पड़ेगा और एटम को आइसोलेट करना एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो ये सारे जो डाउट आए हैं इनको काउंटर करने के लिए एक नया डेफिनेशन प्रपोज किया गया। उस डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता है, जो कोई भी अगर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं तो उन दोनों होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, ठीक, उस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो वो निकल के आता है हमारा एटॉमिक रेडियस। लेकिन ध्यान रखिए, जो अगर आपको एटॉमिक रेडियस निकालना है तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल ही होने चाहिए, ठीक। और ये जो हमने इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकाला, ठीक ना, तो ये न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच का है, लेकिन हमें एटॉमिक रेडियस निकालना था। तो एटॉमिक रेडियस तो किसी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक, ताकि हमारा एटॉमिक रेडियस निकल के आ जाए। और ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आप पढ़ रहे हैं इसी को हम बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं, ठीक। तो जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है ये डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड या फिर कौन सा एटम मॉलिक्यूल या कौन सा एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। इसके बाद तो जैसा कि हमने अभी बताया एटॉमिक रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस एक प्रकार के नहीं होते, एटॉमिक रेडियस 4 प्रकार के होते हैं। तो किस बेसिस पे हम इन एटॉमिक रेडियस को डिवाइड करते हैं ये भी मैटर करता है। तो आपने जैसे आप जानते होंगे या फिर आप आगे पढ़ेंगे कि जो बॉन्ड्स होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, ठीक। केमिकल बॉन्ड जैसे कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया, मेटेलिक बॉन्ड हो गया, तो ये अलग अलग प्रकार के बॉन्ड होते हैं। तो चूंकि जब बॉन्ड ही बदलेगा हमारा, क्योंकि डेफिनेशन इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस पे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो जैसे जैसे बॉन्ड बदलेगा वैसे वैसे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी बदलेगा, तो उस हिसाब से हमारा एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन भी बदलेगा। इसीलिए हमने क्या किया है कि एटॉमिक रेडियस को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो ये जो 4 हिस्से हैं एटॉमिक रेडियस के, उसमें सबसे पहले आता है कोवेलेंट, फिर आता है आयनिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस, वॉन डेर वाल रेडियस। तो एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस जानने के लिए आपको कोवेलेंट बॉन्ड जानना पड़ेगा। जैसा कि आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे या फिर आगे आपको पढ़ाया जाएगा कि कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, उनके किसी 2 एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैप करके बनाते हैं, या फिर जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो ओवरलैपिंग करते हैं। तो ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की, तो ओवरलैपिंग होने के बाद जब ये होमो मॉलिक्यूल्स एक बॉन्ड लेंथ बनाएंगे, फिर उन बॉन्ड लेंथ को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल के आएगा कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस क्या है? कोवेलेंट रेडियस इज हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 सिंगली बॉन्डेड होमो एटम्स। ये ध्यान रखेंगे कि होमो एटम्स होना जरूरी है, ठीक। हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। और एक बात और आपको बता दूं कि ये जितने भी 4 प्रकार के हम रेडियस पढ़ेंगे उसमें जो कोवेलेंट रेडियस होता है वो सबसे छोटा होता है, ठीक, क्योंकि इसमें इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इसमें सबसे ज़्यादा कम होती है। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे हाइड्रोजन H2 है, तो 2 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपस में ओवरलैप करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स उनके ओवरलैप करेंगे। तो जो एक हाइड्रोजन H1 मानते हैं, दूसरे को H2 मानते हैं, सिर्फ नेम के तौर पे H1 और H2। तो ये दोनों हाइड्रोजन एटम के जो न्यूक्लियस है, ठीक, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा कोवेलेंट रेडियस निकल के आ जाता है, ठीक। तो एक और एग्जांपल समझते हैं, Cl2 मॉलिक्यूल। तो जैसे इसमें दिया हुआ है कि Cl2 मॉलिक्यूल्स यानी क्लोरीन डाइक्लोरीन है, 2 क्लोरीन एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो इसमें जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस अर्थात जो दोनों क्लोरीन एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, वो है 1.98 एंगस्ट्रॉम। तो अब इसका रेडियस मतलब इसका एटॉमिक रेडियस यानी कि यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस क्या होगा, हम पढ़े इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस अपॉन 2, तो 1.98 अपॉन 2 इक्वल टू 0.99 एंगस्ट्रॉम। तो ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। दूसरा आता है दोस्तों आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस 2 प्रकार के हो सकते हैं, कैटायनिक रेडियस और एनायनिक रेडियस। कैटायनिक रेडियस जब
कोई जो न्यूट्रल एटम है वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो वो कैटायन में बन जाता है, तो उसे हम कैटायनिक रेडियस कहते हैं। वही अगर कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे तो वो कन्वर्ट हो जाता है एनायन में, उसे कहते हैं एनायनिक रेडियस। तो ये काफ़ी कुछ डिपेंड करता है जेड इफेक्टिव पे, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम पढ़ेंगे ताकि हम ये आयनिक रेडियस को अच्छे से समझ पाएँ। चलिए पहले पढ़ते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आखिर है क्या, जिसे हम जेड इफेक्टिव से भी डोनेट करते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि कोई भी एटम है, ठीक, तो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगता है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लगता है। तो अब आप समझेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन किसके द्वारा लगता है। तो अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है एक प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में ही होता है, ठीक। तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, आकर्षित करेगा, तो इस पर लगता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वहीं पे फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लगता है। अब आप जानना चाहेंगे फोर्स ऑफ रिपल्शन कैसे लगता है। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उस एटम के अंदर भी ढेर सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, टोटल हुए 8। जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, जो 8th इलेक्ट्रॉन है, उस पर बाकी जो पहले के 7th इलेक्ट्रॉन है उस पर रिपल्शन लगाएंगे। तो वो जो फोर्स ऑफ रिपल्शन आया वो बाकी के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उनसे लगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी दोनों का चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्स ईच अदर, ठीक। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है और अंदर के इलेक्ट्रॉन की वजह से उन्हें हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या सील्डिंग इफेक्ट। ये क्या है, टोटल रिपल्सिव फोर्स है, ठीक। और जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है ड्यू टू स्क्रीनिंग, जो टोटल इलेक्ट्रॉन पे फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है इलेक्ट्रॉन पे, वो जो पॉजिटिव भी हो रहा है, कुछ अट्रैक्टिव हो रहा है और कुछ रिपल्सिव हो रहा है। तो अगर इन दोनों को हम जब सॉल्व कर देंगे तो जो फोर्स बच के आए, चाहे वो अट्रैक्टिव चाहे रिपल्सिव, उसे कहेंगे हम जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या है, आपका जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स को सॉल्व करने के बाद जो भी फोर्स बचा, जो मोस्टली अट्रैक्टिव फोर्स ही बचता है, तभी तो इलेक्ट्रॉन आपके एटम के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो फोर्स ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना आफ्टर जो रिपल्सिव फोर्स को माइनस कर दे, तो उसे हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करने का तरीका होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, जेड माइनस सिग्मा। जेड क्या है, आपका एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन जो उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, और माइनस सिग्मा, सिग्मा क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। जेड सिग्मा जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, जो आपके अंदर के इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अपोजिशन लगा रहे हैं या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा रहे हैं। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए एक स्लेटर रूल आया था स्क्रीनिंग कांस्टेंट को, सिग्मा को, क्योंकि जेड तो किसी एटम का आप जानते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, सिग्मा सबके लिए अलग अलग कांस्टेंट होता है। तो फिर अगर हम उसे इस फॉर्मूले में जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा रख के सॉल्व करेंगे तो हमारा सबका जेड इफेक्टिव निकलता आ जाएगा। ये तो सामने कुछ आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ है, उसका जो सिग्मा होता है वो जीरो होता है। अब क्यों जीरो होता है, आप कॉमन सेंस से लगा सकते हैं कि सिग्मा था क्या, तो जो अंदर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जो अंदर के इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाए वही सिग्मा है। लेकिन यहाँ पे जब कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उस पर कोई और दूसरा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगाने के लिए है ही नहीं, तो उसका जो सिग्मा है वो जीरो होगा। वही 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 0.30 होता है। जैसे कि हीलियम में, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 1s2, यानी जो s ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बाहर एक, तो जो s जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पर 1 इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन लग रहा है, तो उसका जो सिग्मा का वैल्यू है 0.30। तो अगर आप अब तो जेड इफेक्टिव आप निकाल सकते हैं हीलियम का, वो कैसे, तो जेड इफेक्टिव को फॉर्मूला हमने ऊपर क्या पढ़ाया, जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। जेड का एटॉमिक नंबर, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर हो गया 2, और सिग्मा आपका क्या है 0.3, तो क्या हो 2 माइनस 0.3 इक्वल टू 1.7। तो ऐसे ही स्क्रीनिंग इफेक्ट आपका पी पे, एस पे, सब पे आप निकाल सकते हैं, ठीक। तो अब हम जेड इफेक्टिव के कुछ रिजल्ट्स की बात करेंगे कि अगर हम जेड इफेक्टिव ग्रुप में जाएं तो क्या होगा और जेड इफेक्टिव पीरियड में आए तो क्या होगा। तो जैसा आप जानते हैं कि अगर हम ग्रुप में नीचे की तरफ बढ़ें तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो बाहर के शेल में वो कांस्टेंट है। वहीं पे अगर हम पीरियड वाइज बढ़ें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, ठीक, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो इसी को ध्यान रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ग्रुप में
ग्रुप में जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो जेड इफेक्टिव आपका कांस्टेंट ही रहेगा। सबसे पहले हम पहला ग्रुप ही ले लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम का। इसमें जो जेड इफेक्टिव आप देख सकते हैं 1.30, 2.20, 2.20, ऐसे करते 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 सब में कांस्टेंट ही है। वहीं अगर आप वही जो लिथियम से सोडियम जा रहे हैं ये हमारा एक एक्सेप्शन है। वहीं अगर आप पीरियड में बात करें तो पीरियड में जैसा मैंने आपको बताया कि आप जैसे जैसे पीरियड में आगे बढ़ेंगे आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर जेड इफेक्टिव आपका बढ़ता ही जाएगा। ऐसा क्यों है? आप सोचेंगे कि जो रिपल्सिव इलेक्ट्रॉन जो है वो तो बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि पीरियड में हम देखें कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बढ़ते ही जाते हैं, तो फिर ये जेड इफेक्टिव तो आपका कम होना चाहिए। नहीं, लेकिन आपने ये नहीं ध्यान दिया कि जब आप पीरियड में आगे बढ़ेंगे तो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ता है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके बढ़ते जा रहे हैं तो वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे वो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे उसकी वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला अगर आप याद करें तो जेड माइनस सिग्मा था। ठीक, तो आपका जो जेड है वो तो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक ना। तो इसकी वजह से आपका जेड इफेक्टिव ही बढ़ता जा रहा है। तो इसका आप एक कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि आप जब पीरियड में आगे बढ़े, जैसे बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो आप एक निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि अगर आपका जेड इफेक्टिव मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जेड इफेक्टिव वो बढ़ता ही जा रहा है, मतलब कि इससे आप निकाल सकते हैं मतलब कि जो आगे आप जैसे जैसे बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस है वो मोर टाइटली बाउंड है। मोर टाइटली बाउंड, अगर टाइटली बाउंड है तो आपको इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत आएगी, तो आप इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जो एटम से है वो टाइटली बाउंड है और आप जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएंगे। तो जेड इफेक्टिव फॉर डिफरेंट आयंस ऑफ एन एलिमेंट, तो ये जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, अभी तक आपने जो जेड इफेक्टिव पढ़ा वो ओवरव्यू था। अब जो जेड इफेक्टिव फॉर डिफरेंट आयन और कैटायन है, तो ये जो हम आपको बताएंगे ये आगे आपको जो आयनिक रेडियस के लिए जिसके लिए हम ये पढ़ रहे हैं एकदम वही चीज़ यहाँ पे है और उसे जाके आप सामने पुट कर सकते हैं ताकि इजीली समझ में आ जाएगा। तो जेड इफेक्टिव फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड जेड इफेक्टिव फॉर नेगेटिव चार्ज, तो जो हमारा जेड इफेक्टिव वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज होता है। अब आप सोचेंगे कैसे प्रोपोर्शनल है कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए, जब पॉजिटिव चार्ज है मतलब कि कैटायन, तो कैटायन से हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन निकाला। ठीक, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मान इसका मतलब क्या, आपने रिपल्शन कम कर दिया। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो आपको सेम ही रहेंगे, आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मतलब आपने रिपल्शन कम कर दिया। जब रिपल्शन आपने कम किया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जाहिर सी बढ़ जाएगी, तो जेड इफेक्टिव आपका ज़्यादा होगा। वही निगेटिव चार्ज क्या है कि अगर आपने नेगेटिव चार्ज यानी एनायन, कोई एनायन है, कोई एनायन को आपने इलेक्ट्रॉन दिया, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में बढ़ोतरी हो गई। अब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ेंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन भी ज़्यादा होगा, तो जेड इफेक्टिव जो है हमारा वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो टोटल रिपल्शन है वो बढ़ गया। तो अब अट्रैक्शन जो हमारा इफेक्टिव अट्रैक्शन है किसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस द्वारा वो कम हो जाएगा। ठीक, तो जेड इफेक्टिव जो है हम दो कंडीशन में निकाल सकते हैं कि कोई एक एलिमेंट है, अगर हम उसमें नंबर ऑफ एनायन ऐड करते हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं या माइनस करते हैं। ठीक, तो हम निकाल सकते हैं, जैसे हम कहते हैं डिफरेंट आयंस ऑफ सेम एलिमेंट। या फिर दूसरा कंडीशन होता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का अर्थ है कि किसी भी कोई भी एलिमेंट हो अगर उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो तो हम उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। ठीक, तो अगर आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है या फिर कोई एलिमेंट है जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ आयंस है तो हम जेड इफेक्टिव निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जेड इफेक्टिव फॉर डिफरेंट आयंस ऑफ एन एलिमेंट। तो मान लीजिए हम एक एग्जांपल के तौर पे लिए नाइट्रोजन, तो अगर हम नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो N+ बनेगा और नाइट्रोजन में यानी कि नाइट्रोजन का कैटायन, और नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन अगर हम दे देंगे तो नाइट्रोजन नेगेटिव बनेगा यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। तो अब आप वही जेड इफेक्टिव का एफिशिएंट रूल लगा दीजिए कि जिसमें जेड इफेक्टिव किसका ज़्यादा होगा। तो जेड इफेक्टिव इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, हमने रीज़न आपको बताया। तो यहाँ N कैटायन जो है उसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा कंपेरेटिव टू नॉर्मल न्यूट्रल एलिमेंट। फिर और इसी तरह जो एनायन है उसका जेड इफेक्टिव कम होगा न्यूट्रल एलिमेंट से। तो ऑर्डर क्या बनेगा, नाइट्रोजन का कैटायन, नॉर्मल नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन का एनायन, नाइट्रोजन का एनायन सबसे कम। अब वही बात करेंगे हम जेड इफेक्टिव ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आपको बताया, तो अब हम कोई एग्जांपल लेते हैं
जैसे कि इसमें दिया हुआ है 2 एग्जाम्पल, हम दोनों एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। तो आप जैसे जानते हैं कि हाइड्रोजन में 1, लिथियम में 3, बेरिलियम में 4 और बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या 5 एलिमेंट दिया हुआ है, कौन से आयन दिए हुए हैं, H निगेटिव। H निगेटिव यानी हाइड्रोजन में 1 होता है, आपने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक, तो संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। लिथियम प्लस है, लिथियम में 3 होता है, आपने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, फिर 2 हो गए। ऐसे बेरिलियम में 4 होते हैं, आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, फिर इसमें 2 हो गए। तो जो आप जितने बेरिलियम, ऐसे बोरॉन है, बोरॉन में 5 होते हैं, आपने +3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो फिर 2 हो गए। तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है कि नहीं, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखिए तो कैसे, अब ये ऑर्डर कैसे डिसाइड होगा। हमने बताया जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। तो बेरिलियम, बोरॉन पे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो बोरॉन की जाहिर सी बात है जेड इफेक्टिव सबसे ज़्यादा होगी। तो जैसे 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 हम पॉजिटिव चार्ज कम होगा वैसे वैसे जेड इफेक्टिव घटता जाएगा। रीज़न हमने आपको समझा दिया क्यों पॉजिटिव चार्ज पे जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है और निगेटिव पे क्यों कम होता है। एक और एग्जांपल लेंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम का। तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। नाइट्रोजन में होते हैं आपके 7, 3 हमने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो 10 हो गया। ऑक्सीजन में होते 8, 2 दे दिए 10 हो गया। ऐसे फ्लोरीन एंड सोडियम है, मैग्नीशियम है। तो फिर वही आप लगा सकती है जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। उसी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो हमने एप्लीकेशन पढ़ा, इसे हम आयनिक रेडियस पे डायरेक्ट रख के आयनिक रेडियस कैसे बढ़ता है घटता है उसका ऑर्डर, जो बहुत बार क्वेश्चन में पूछता है। अगर आप देखें तो हर 2 साल में 1 साल में ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वापस से हम आ जाते हैं आयनिक रेडियस पे। तो जो हमने आपको जेड इफेक्टिव समझाया बिल्कुल उसी का एप्लीकेशन है और कुछ नहीं है। तो कैटायनिक रेडियस, तो उसमें आयनिक रेडियस में 2 होते हैं, कैटायनिक रेडियस और अनायनिक रेडियस। तो कैटायनिक रेडियस में जब भी क्या होता है कि कैटायन का रेडियस जो न्यूट्रल एटम है स्मॉलर देन द एटॉमिक रेडियस होता है। ठीक, ऐसा क्यों है, हमको रीज़न बताया था हमने कि क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज होता है। क्योंकि जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन की कम हो गई, लेकिन जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो तो सेम रहेंगे। तो आपने तो फोर्स ऑफ रिपल्शन कम कर दिया, इसीलिए आपका जेड इफेक्टिव जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के तहत पुल्ड होते, एक खींचे जाते हैं। तो एटॉमिक रेडियस जो होती है वो घट जाती है। और दूसरी बात यह है कि जो आपका जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करते जाते हैं तो अगर मान लीजिए जो आपका आउटर मोस्ट शेल है, ठीक, तो उसने आपने सारे इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, तो अब आपका जो पेनल्टीमेट सेल है, ठीक, वो बन जाएगा आपका अल्टीमेट सेल। जब वो अल्टीमेट सेल बन जाएगा तो वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है। अब ज़्यादा पास है तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा लगेगा, इसीलिए जो आपका होता है साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी है जो हमने आपको समझाया, वही है कि साइज ऑफ कैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और जेड इफेक्टिव। ठीक, तो वही एग्जांपल है कि आयरन है, आयरन को हमने अलग अलग आयनिक फॉर्म में अरेंज कर दिया। आयरन है, आयरन +2 है, आयरन +3 है, यानी तो डायरेक्टली तो साइज ऑफ कैटायन मतलब बड़े से छोटा देखेंगे तो आयरन है। फिर आयरन +2 मतलब हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, फोर्स ऑफ रिपल्शन इलेक्ट्रॉन द्वारा कम हो गया, जेड इफेक्टिव बढ़ गया, इसीलिए इसका साइज भी कम हो गया। F+3 एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब फोर्स ऑफ रिपल्शन और कम हो गया, मतलब जेड इफेक्टिव और ज़्यादा बढ़ गया। ठीक, तो इसका साइज और कम हो गया। ऐसे ही Pb है, लेड, मैंगनीज है। मैंगनीज में आप देख सकते हैं जो टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सातों को एक एक करके निकाल दिया गया। जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे फोर्स ऑफ रिपल्शन कम होता जाएगा, जो आउटर इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस उसको और अट्रैक्शन के साथ अपने पास खींचेगा, तो धीरे धीरे आपका रेडियस जो होता है आयनिक रेडियस वो कम होता जाएगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एनायनिक रेडियस। कैटायनिक देख लिया, तो कैटायन में हम क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन निकाल देते थे। एनायनिक रेडियस में हमने एक इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अब क्या होगा, जो वहाँ होता था उसका एकदम वाइस वर्सा। अब आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन उस एटम में इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी कि फोर्स ऑफ रिपल्शन आपने बढ़ाया कि घटाया, इस बार आपने फोर्स ऑफ रिपल्शन को बढ़ा दिया, तो आपका जेड इफेक्टिव जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो डिस्टेंस है एटम और किसी एटम में जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच में वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अब फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा हो गया, तो वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से थोड़ा और दूर चला जाएगा, तो रेडियस आपका तो बढ़ गया। तो ये वही है, जस्ट उसका अपोजिट है। इसे भी हम एग्जाम्पल के से समझेंगे। तो जो एग्जाम्पल है वो है फ्लोरीन। तो एक फ्लोरीन एटम है, फ्लोरीन में हमने एक इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो वो बन गया फ्लोरीन का एनायन, दैट इज F नेगेटिव। तो आप वीडियो पॉज करके खुद सोच सकते हैं कि किसका रेडियस जो ज़्यादा बड़ा हो, क्योंकि हमने आपको एक्सप्लेन किया है। तो जैसा कि हमने एक्सप्लेन किया उसके हिसाब से F नेगेटिव जो है आपका, उसका एटॉमिक साइज़ बड़ा ही होगा, क्योंकि एक उसमें इलेक्ट्रॉन आ गया, उसने फोर्स ऑफ रिपल्शन
बढ़ाया, जिसकी वजह से एक रेडियस दूरी बढ़ गई इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, और आपका एनायनिक रेडियस बढ़ गया। तो जो हमने आपको बताया था ऊपर जेट इफेक्टिव बताने के समय कि साइज़ ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़, तो उसमें आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ बताई थी कि इस पर जेट इफेक्टिव ज़्यादा है कम है, ठीक। तो एकदम वही चीज़ है, क्योंकि हमने एटॉमिक रेडियस को जेट इफेक्टिव के थ्रू ही समझा है, क्योंकि जो एटॉमिक एनायनिक रेडियस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेट इफेक्टिव, तो अब हर चीज़ जेट इफेक्टिव के थ्रू ही देखेंगे तो बहुत ईजी होगा हमारे लिए। तो अब साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे एलिमेंट जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, जहाँ हमें एनायन या कैटायन बना दे। तो इसका एक सिंपल है कि फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के एनायनिक रेडियस। तो अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर और क्लोरीन का, ठीक। तो अब आप सोचिए कि जो पोटेशियम, कैल्शियम और सल्फर और क्लोरीन है, इसका साइज़ का ऑर्डर क्या होगा। तो एक तो है आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दें कि जो जिसका, क्योंकि आयनिक रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव होता है, तो जेड इफेक्टिव में हमने क्या पढ़ा था, जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। तो आप डायरेक्ट लिंक भी कर सकते हैं कि आयनिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। तो आप इस फॉर्मूले से भी डायरेक्ट ऑर्डर लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आप चाहे तो आप कॉन्सेप्चुअल सोच सकते हैं जैसा हमने बताया, लेकिन अगर आपको एग्जाम में तो जल्दी जल्दी करना है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप सीधा सीधा फॉर्मूला रख सकते हैं।